नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम लोग बात कर रहे हैं मौर्यकाल पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, मौर्यकाल का प्रथम पार्ट हमने समाप्त कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। प्रथम पार्ट में हम लोगों ने बात किया था मौर्यकाल के इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में, और सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त के राज्यारोहण से। दोस्तों, अगर आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं और GS को बेहतरीन ढंग से तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, जिसमें हम इतिहास को बहुत डीप से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ यदि आप सामाजिक विषय से LT ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं, तब भी आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ UGC, नेट, GRF, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं मौर्यकाल पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के बारे में। इससे पहले की स्टोरी और जो था उसको हमने डिफाइन कर दिया है, लेकिन अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं चंद्रगुप्त के राज्यारोहण को लेकर। दोस्तों, चंद्रगुप्त के राज्यारोहण से पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। क्योंकि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। अब प्रश्न होता है कि आखिर सिकंदर भारत पर क्यों आक्रमण करना चाहता है? तो इसके दो कारण थे। कितने? दो कारण। तो पहला कारण क्या है, समझते हैं। दरअसल में जब सिकंदर विश्व विजेता के लिए यानी विश्व की विजय करने के लिए निकला तो कई उसने बड़े साम्राज्यों को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। और जाहिर सी बात है, जैसे ही पूर्व की तरफ बढ़ा तो उसका सामना ईरान से हुआ। और ईरान उस समय का बहुत शक्तिशाली देश माना जाता था। लेकिन जब सिकंदर ने उसको ध्वस्त कर दिया, उसकी राजधानी पार्सिपोलिस पे आग लगा दी, उसके संपूर्ण क्षेत्र पर क्या किया? कब्जा कर लिया। क्योंकि ईरानियों का जो पूर्वी क्षेत्र था वो भारत के पश्चिमी सीमा से क्या है? मिलता था, लगभग यहां तक था। तो जाहिर सी बात है, सिकंदर यह चाहता था कि ईरान का संपूर्ण साम्राज्य उसके अधीनस्थ हो। तो सिकंदर इसलिए भारत की तरफ आया, क्योंकि उस समय यहां पर भारतीयों का कब्जा हो चुका था। यहां पर कुछ गवर्नर थे। दूसरा कारण यह था, पहला कारण तो क्लियर हो गया। दूसरा कारण यह था कि सिकंदर अपना नाम विश्व विजय में की सूची में भारत को भी शामिल करना चाहता था, क्योंकि उस समय दूर दूर तक चर्चा थी भारत के बारे में कि भारत का जो मगध साम्राज्य है बहुत पावरफुल है। और सिकंदर ने जब इस क्षेत्र में भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, उस समय मगध साम्राज्य का शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद था। अब सिकंदर जब आता है तो उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाकर कहां तक? ब्यास नदी तक पहुंच जाता है। ये आपका ब्यास नदी है, जो कि सतलुज में मिलती हुई, ये ब्यास। यहां तक उसके सैनिक आ गए, यहां तक उसका अधिकार हो गया। लेकिन ब्यास नदी के आगे सिकंदर के सैनिक जाने से मना कर दिया, और इसलिए वो इसी मार्ग से वापस चला गया। ठीक है ना? सिंधु के तटवर्ती क्षेत्रों से क्या है? वापस लौट गया। तो सिकंदर का वो ख्वाब कि हमने भारत को भी जीता, मगध को जीता, वो कभी पूरा नहीं हो पाया। और जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं होता है, तो उसके जितने भी सेनापति होते हैं उसके साम्राज्य को आपस में बांट लेते हैं। और उसके साम्राज्य में जो सबसे पूर्व क्षेत्र था, यानी इस क्षेत्र में यह क्षेत्र मिला सेलुकस का। किसको मिला? सेलुकस को मिला। क्योंकि सेलुकस की राजधानी पश्चिम में थी, तो यहां पर बहुत सारे गवर्नर उसने नियुक्त कर रखा था। इधर चंद्रगुप्त इसी बीच क्या करता है?
मगध पर आक्रमण करता है और मगध के सम्राट घनानंद को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाल लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक विदेशी लेखक है और इनका नाम है जस्टिन। क्या नाम है? जस्टिन। क्योंकि शुरुआत हम मगध साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त के बारे में हमें ध्यान रखते हुए जस्टिन लिखता है कि एक बार भारत ने फिर करवट बदली और यूनानी क्षत्रपियों यानी जो अधिकारी थे, ठीक है ना, क्षत्रपी होना चाहिए, क्षत्रपियों की हत्या कर दी और भारत को मुक्त कराया। किससे? यूनानियों से। यूनानियों का जो अंतिम अधिकारी बचा था यूडेमस, उसने देखा कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं मारे जा रहे हैं, तो वो छोड़ के भाग गया। कौन? यूडेमस। तो जस्टिन लिखता है कि भारत ने एक बार फिर करवट बदली और यूनानी अधिकारियों यानी क्षत्रपियों की हत्या कर दी और भारत को मुक्त कराया। और इसका नेता कौन था? सेंडोकोट्स। अब प्रश्न उठता है कि ये सेंडोकोट्स कौन है जिसने भारत को मुक्त कराया? आगे देखते हैं। यूनानी विवरण बताते हैं कि 323 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के मध्य मौर्य वंश की क्या हुई? स्थापना हुई। हालांकि पुराण में अलग है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये मान सकते हैं कि 323 के 24-25 के आसपास की घटना है। तो यूनानी विवरणों की जो पुष्टि होती है वो चीन के कैंट नगर से होती है। एक बार इतिहास में पूछ लिया गया था ये कैंट नगर कहाँ है, ठीक है ना। तो जब कैंट नगर पूछा गया तो लोगों ने कहा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहां कैसे डाल दिया। ऐसा नहीं है। कैंट नगर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिससे अप्रत्यक्ष तरीके से चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 322 ईसा पूर्व है। पुराण कितना बता रहे हैं? 322 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई ऐसा उस समय इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी जो एग्जैक्ट डेट को लिखा जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। रोमिला थापर के अनुसार, रोमिला थापर ये डीयू की प्रोफेसर रही हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त का जो राज्यारोहण है उसके बारे में बताया कि ये 325 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। कब बताया इन्होंने? 325। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग, पुराणों में अलग, यूनानियों ने अलग, रोमिला थापर ने अलग, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। लेकिन एक बात है कि सेंड्रोकोट्स के नाम को लेकर जो यूनानियों ने नाम दिया था वो एस्ट्रोबो बताता है, यानी चंद्रगुप्त का नाम एस्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त का नाम क्या लिखा? सेंड्रोकोट्स। जस्टिन ने भी सेंड्रोकोट्स लिखा, एरियन ने भी लिखा, और सबसे मजे की बात है कि मेगास्थनीज ने लिखा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है ये? महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो ये पूछा जा सकता है कभी भी प्रश्न कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया है, तो वो कौन सा है? सेंड्रोकोट्स। ये याद हो या ना हो, लेकिन ये आपका जरूर याद होना चाहिए। इसी तरीके से प्लूटार्क और एरियन, इन दोनों ने चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोट्स बताया, जबकि फिलार्कस ने क्या बताया? सेंडोटप्स। प्रारंभ में इन नामों का कुछ पता ही नहीं था कि यह है कौन। सेंडोकोट्स, एंड्रोकोट्स, एंड्रोट्रस। तो एक विद्वान 28 फरवरी 1793 ईस्वी को सर्वप्रथम विलियम जोन्स, क्या नाम है? विलियम जोन्स, यही व्यक्ति था जिसने कहा
सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त के। किसके हैं? चंद्रगुप्त के। तो इन्होंने इन नामों का समीकरण किया, जोन्स या कह लें जोड़ना। ठीक है। एस्ट्रबो ने बताया कि चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? पाटलिपुत्र, यानी जिसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ हो या पाटलिपुत्र का पुत्र हो। वैसे भी चंद्रगुप्त का जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ठीक है ना। और एक नाम और यूनानी मिलता है, पालीब्रोथस। क्या बताया गया है? पालीब्रोथस। देखिए, पाटलिपुत्र की जो उपाधि है ये और किसी सम्राट ने धारण नहीं की। ठीक है ना। और किसी शासक ने धारण नहीं की, जबकि मगधराज कई शासकों ने धारण की। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यह कभी भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र की उपाधि किसने धारण किया। एस्ट्रबो ने बताया कि, हाँ आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना। सबसे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण कहां मिलता है? रुद्रामन का जूनागढ़। प्रश्न उठता है जूनागढ़ कहां है? ठीक है ना। तो जूनागढ़ है गुजरात में। कहां पर? ये आप समझ गए होंगे कि ये क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का। तो ये क्षेत्र कौन सा है? जूनागढ़। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख मिलता है उसमें किसका नाम आता है? चंद्रगुप्त का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहीं पर इसने क्या किया? एक सुदर्शन झील बनवाई थी। कहां पर? जूनागढ़ में। आगे हम लोग देखते हैं। तो चंद्रगुप्त चाणक्य के साथ तक्षशिला में लगभग 8 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक। जो तक्षशिला का ये आप देख सकते हैं खंडहर बचा हुआ है। ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सिकंदर के शिविर को भी क्या है? देखा था, जिसका उल्लेख प्लूटार्क और जस्टिन दोनों ने किया। ठीक है ना। जस्टिन क्या कहते हैं? जस्टिन ये कहते हैं कि सिकंदर चंद्रगुप्त से क्या हो गया? नाराज हो गया और उसे मार डालने का आदेश दिया। लेकिन चंद्रगुप्त भाग निकला, और भागना निकलते तो मारे जाना तय है। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले साम्राज्य का विस्तार करता है, उसके बाद राज्यारोहण होता है। तो देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है? साम्राज्य विस्तार। तो परसिष्ट पर्वन ये काफी बाद की रचना है, हेमचंद्र के लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। इससे पता चलता है कि कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया। अब देखिएगा, जमीन से प्राप्त धन, उसका उपयोग किसके लिए किया? सेना के लिए किया, यानी इन्वेस्ट किया। अब देखिएगा, कहा जाता है कि ये जो धन मिला था संभवतः घनानंद का रहा होगा, क्योंकि घनानंद के समय में अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो घनानंद ने क्या किया? टैक्स में वृद्धि कर दी। और जब टैक्स में वृद्धि कर दी तो जितना धन संचित किया, इकट्ठा किया, उसको ले जाके गंगा की धारा में कहीं टापू वापू में गाड़ दिया। ठीक है ना। हो सकता है कि चाणक्य को ये बात बता रही हो या पता लगाया हो। उसने क्या किया? उस धन को खुदवाया और उसी से क्या किया? एक सेना का निर्माण किया। जस्टिन आगे लिखता है, क्या लिखता है? ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ दस्युओं मतलब डकैतों के संपर्क में आया और उसके बाद भारतीय जनता को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। क्या किया? सत्ता को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया।
ठीक है ना, विवश किया, आग्रह किया, लेकिन इतना जरूर है कि वो एक शक्तिशाली शासक के रूप में क्या है, उभर गया। तो इस तरीके से जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का ग्रह, या आप कह सकते हैं डाकुओं का राज्य कहा, और चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने अपनी गर्दन की दास्ता का जुआ उतार फेंका। यानी भारतीयों ने जो यूनानियों के आधिपत्य को तोड़ दिया, क्योंकि उसे एक अच्छा नेता यानी चंद्रगुप्त मिल चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त का प्रथम युद्ध। तो चंद्रगुप्त का जो प्रथम युद्ध है वो कैसे हुआ, समझिए। चंद्रगुप्त के प्रथम युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इसने चाणक्य के साथ सीधे कहां पर, मगध क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो जहां राजधानी होती है वो राष्ट्रभक्त होते हैं, वो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र आसानी से नहीं करते हैं, कुछ भी हो जाए। हालांकि हुए ऐसा नहीं है, और ये इनकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी, थोड़ी बहुत लोगों को लेके सीधे साम्राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश की, और वहां दोनों जो है लाठी डंडों से पीटे जाते हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सब पूरी सेना तितर बितर हो जाती है, और ये लड़ाई होते होते अंधेरा हो गया, और दोनों उसी अंधेरे का मौके का फायदा उठाकर भाग निकले, चाणक्य और चंद्रगुप्त। दोनों ने एक घर में शाम के समय शरण लिया, जिसकी जानकारी हमें एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश से मिलती है। महाबोधि वंश में यह कहा गया कि एक माँ रोटी बना रही थी और उसका बेटा भूखा था, आया, रोटी को बीच से काटने का प्रयास किया, परिणाम था वो जल गया और रोने लगा। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा तुमने वही गलती किया जो चंद्रगुप्त ने किया, कि रोटी बीच में क्या होती है, गर्म होती है, वहां पे उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, और गलती आपने भी वही की, वही चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने किया। अब ये बात दोनों सुन ले और अच्छी तरीके से दिमाग में समझ में आ गया। उसके बाद इन लोगों ने कहा, अपना जो पश्चिमी अभियान है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रथम विजय अभियान है, वो कहां से, पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रांत से शुरू होता है। क्योंकि यूनानी अधिकारी कमजोर थे, सेल्यूकस के जो अधिकारी थे वो मुख्यालय में रहते थे ज्यादातर, तो पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र जहां कंबोज, तमिल, तक्षशिला वगैरह है, गांधार वगैरह है, ये क्षेत्र एक तरीके से कड़े नियंत्रण में नहीं था, और जिसका लाभ चंद्रगुप्त ने उठा लिया, और पंजाब एवं पश्चिमोत्तर प्रांत में इनका पहला विजय अभियान होता है। इसने यूनानी गवर्नरों की क्या कर दी, हत्या कर दी, जो भी मिला पकड़ के मारते काटते गए, और पंजाब एवं भारत पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फिलिप द्वितीय, ये द्वितीय होना चाहिए, फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी, और जब हत्या कर दी, ऐसी स्थिति को देखकर जो अंतिम गवर्नर यूडेमस था वो भी क्या है, भाग निकला, कहा भैया भागो, अब यहां से बचना नहीं है, क्योंकि भारतीय अब जग चुके हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त का जो द्वितीय अभियान होता है वो सीधे कहां पर, मगध पर होता है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र क्या है, जीत चुका था वो धीरे धीरे। परशिष्ट पर्वन तथा मुद्रा राक्षस, परशिष्ट पर्वन किसकी है, हेमचंद्र की, और मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखदत्त की है। किसकी है, विशाखदत्त से ज्ञात होता है, यानी परशिष्ट पर्वन और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि प्रवर्तक नामक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, और प्रवर्तक नामक राजा की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, घनानंद को पराजित कर दिया।
हालांकि इस घटना का वर्णन मिलिंद पन्हों से भी मिलता है। इससे मिलिंद पन्हों से, मिलिंद पन्हों यानी मेनांडर प्रश्न पूछता है और नागसेन उसका उत्तर देते हैं, लिखते हैं। तो इसी का जो लिपिबद्ध है वो क्या कहलाया? मिलिंद पन्हों। क्या कहलाया? मिलिंद पन्हों। और इस तरीके से मिलिंद पन्हों से ये जानकारी मिलती है कि इस समय नंदों का जो सेनापति था, कौन था? भद्रशाल था। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बन गया। पूछ लिया जाता है इस समय यहाँ का मंत्री कौन था, तो घनानंद का अमात्य कौन था? सकटाल था। अब सिकंदर के जो सेनापति था शैलुकस, कौन था? शैलुकस। उसकी सीमाएं इस मगध साम्राज्य से क्या है? मिलने लगे थे। अब शैलुकस ये चाहता था कि जहां तक हमारे बॉस का क्षेत्र था उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। हालत ठीक है ना, क्योंकि दोनों की सीमाएं आपस में क्या है? मिलने लगे थे। परिणामतः मगध का शासक जब चंद्रगुप्त मौर्य होता है, इन दोनों के मध्य क्या है? युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो शैलुकस क्या है? पराजित हो जाता है। यानी 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के विकसित 305 ईसा पूर्व में शैलुकस और चंद्रगुप्त के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में शैलुकस क्या हुआ? पराजित हुआ। क्या हुआ? शैलुकस पराजित हुआ। पराजित होने के बाद दोनों के मध्य संधि हो जाती है, यानी शैलुकस और चंद्रगुप्त के मध्य। ये प्रथम अंतर्देशीय संधि थी, यानी अभी तक भारत के अंदर संधि हुई थी। हालांकि इसके पहले पोरस और चाणक्य के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन अंतगत्वा में पोरस ने क्या है? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो वहां पर संधि का कोई प्रस्ताव ही नहीं था। ठीक है ना, वहां पे आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है पोरस। लेकिन यहां पर युद्ध होने के बाद दोनों के बीच क्या है? संधि हुई। एस्ट्रोबो और एरियन और प्लूटार्क ने इस संधि का उल्लेख किया। तीनों ने, एस्ट्रोबो, एरियन और प्लूटार्क ने। कौन कौन से नाम हैं? एस्ट्रोबो है, एरियन है और प्लूटार्क ने। क्या कहा गया? प्लूटार्क ने इस संधि का उल्लेख किया। संधि की शर्तें 303 ईसा पूर्व में शर्तें रखी गई। इसमें जो पहली शर्त थी वो थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शैलुकस को 500 हाथी दिए। कहा ले जाइए, क्योंकि अंग वगैरह डिस्ट्रिक्ट में जो अंग वाला क्षेत्र है वहां से मौर्यों को या मगध साम्राज्य को हाथी बड़ी मात्रा में मिल जाते थे। बड़ी मात्रा में मिल जाते थे और इस कारण कहा कि ले जाइए 500 हाथी और अपनी सेना को और मजबूत कर दिए। क्योंकि आपको पता है ना हाथी कैसी स्थित है। हाथी जिधर से जाता है पैदल सैनिकों के बीच में भगदड़ मच जाती थी। तो जाहिर सी बात है 500 हाथी दिए। इस संधि में एक वैवाहिक संबंध की भी चर्चा की गई है और यह कहा गया कि शैलुकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और इस बेटी का क्या नाम था? ध्यान दीजिएगा। शैलुकस ने अपनी कार्नेलिया, या इसका हेलना भी नाम मिलता है, दोनों नाम वही हैं, उसी के हैं, कार्नेलिया या हेलना। इन दोनों, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। और इस विवाह के सबसे पहले विसेंट स्मिथ, जो आधुनिक भारत के इतिहास के लेखकों में से हैं, इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया लिखा है और इसी में इस विवाह की क्या की? चर्चा की। किसने? विसेंट स्मिथ ने। इस विवाह का उल्लेख, हाँ आगे देखिएगा, इतिहासकार बतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय महोदय ने
प्रमाणित किया कि ऐसा कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। हालांकि बहुत सारे राइटर ये कहते हैं कि विवाह हुआ था। जो अगली शर्त थी, अगली शर्त क्या थी? अगली शर्त यह थी कि सेलुकस ने अपने 4 राज्य किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। किसको दे दिया? इसमें पहला क्षेत्र था पैरोपनिषदई, यानी ये जो काबुल वाला क्षेत्र था, इसी को उस समय पैरोपनिषदई कहा जाता था। ठीक है ना। आर्केशिया यानी कांधार वाला क्षेत्र, काबुल कांधार उसी के नीचे, ठीक है ना। जेंड्रोसिया बलूचिस्तान, ये समुद्र तटीय वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा था हेरात, ठीक है ना। और हेरात का जो प्राचीन नाम है वो एरिया था। तो दोस्तों ये जो नाम है वो आपको मैच कराने के लिए पूछ लिए जाते हैं। पैरोपनिषदई काबुल, एरिया हेरात, जेंड्रोसिया बलूचिस्तान, आर्केसिया कंधार, ठीक है ना। थोड़ी सी आज थकान ज़्यादा लगी है, काम बहुत ज़्यादा था तो। और अब मौर्यों की सीमा जो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र तक थी, राजस्थान वाले, उसका विस्तार कहाँ तक? पश्चिम में पाकिस्तान होते हुए कहाँ पर? अफगानिस्तान पहुंच गया। अब भारतीय सीमा कहां तक पहुंच गई? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में एक प्लेस है, ठीक है ना, हिंदुकुश पर्वतमाला, ठीक है ना। तो भारत का जो विस्तार है पश्चिम में, एक बड़ा क्षेत्र, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांत मिल गए किसको? भारत को। और हिंदुकुश पर्वतमाला को, किसको? हिंद कुश पर्वत माला को भारत की वैज्ञानिक सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की वैज्ञानिक सीमा। पूछ लिया जाता है कि भारत की वैज्ञानिक सीमा है तो वो हिंदुकुश पर्वत माला मानी जाती है। सेलुकस नामक सेलुकस ने मेगास्थनीज को यूनानी राजदूत के रूप में कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त के दरबार में। इससे पहले और यहीं पर भारत में आकर उसने क्या किया? इंडिका की रचना की। इस तरह भारत में सर्वप्रथम लिखित विवरण कहाँ से मिलने लगता है? इंडिका से मिलता है। हालांकि इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इंडिका को पढ़ा था, जैसे जस्टिन है, प्लूटार्क है, स्ट्रैबो है, तो उनके विवरण से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नामक सेलुकस का राजदूत भारत आया था, ठीक है। तो यहीं से लिखित विवरण मिलने लगता है और कहा जाता है भारत आने वाला ये पहला राजदूत था, यानी इससे पहले कोई भारत में राजदूत नहीं आया था, ठीक है। मेगास्थनीज आर्केसिया कांधार से सेलुकस का राज, हाँ, इससे पहले जो मेगास्थनीज था वो कहां पर? आर्केसिया में, यानी कांधार वाले क्षेत्र में सेलुकस के राजदूत के रूप में रहा है। हालांकि उसी के क्षेत्र के अंदर में था, लेकिन वहां पर वो बना रहा। कांधार आर्केसिया में ही भारत है, यानी भारत आने से पहले वो कहां पर था? कांधार में कह सकते हैं या आर्केसिया कह सकते हैं। स्मिथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने सेलुकस को हराकर भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदुकुश पर्वतमाला पहुंचा दी, ठीक है ना। ये आपको पता है कि ये गुजरात है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये आप पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, और यहां पर है हिंदुकुश पर्वतमाला, हिंदुकुश पर्वतमाला। तो पूछ लिया जाता है भारत की वैज्ञानिक सीमा कौन सी है? तो भारत की जो वैज्ञानिक सीमा, उत्तरी वैज्ञानिक सीमा मानी जाती है, वो हिंदुकुश पर्वतमाला को मानी जाती है। यानी अब भारत का विस्तार बहुत अधिक हो चुका था पश्चिम में,
सेल्यूकस सीरिया के शासक एंटियोकस का पुत्र था। आगे देखते हैं। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला। यह स्टेटमेंट पूछा जाता है, किसका है? प्लूटार्क का है। किसका है? प्लूटार्क का। प्लूटार्क कहता है कि संपूर्ण भारत को इसने क्या किया? रौंद डाला। यानी 6 लाख सेना बहुत बड़ी सेना होती है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है क्योंकि इससे पहले मगध के पास 2 लाख सेना थी। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बढ़ाकर 6 लाख कर दिया? हो सकता है, क्योंकि जिसको अखंड भारत बनाना है तो वो मजबूत सेना रखना जायज। जस्टिन ने भी आगे लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण भारत का नरेश बताया, और जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश की टीका में चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण जम्बूद्वीप का शासक बताया है। जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुन के आकार का वृक्ष। तो भारत की जो तुलना की गई है, भारत के जो आकार की तुलना की गई है वो जामुन के वृक्ष के आकार से की गई है। ठीक है ना। हालांकि इसका कभी कभार विस्तार मध्य एशिया को पार करके यूरोप तक ले जाया जाता है। ठीक है ना। तो संपूर्ण जम्बूद्वीप किसको कहा गया है? भारत को कह सकते हैं। चंद्रगुप्त का पश्चिम से सौराष्ट्र तक रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण इसके पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। ध्यान दीजिएगा, ये सुदर्शन झील है। ठीक है ना। पश्चिम सौराष्ट्र का गवर्नर था। गवर्नर कौन था? तो यहां पर पुष्यगुप्त वैश्य कहा जाता है। उसी ने क्या किया? इस सुदर्शन झील का निर्माण किया। दक्षिण भारत के जो ग्रंथ है अननरु और पुननरु तथा अशोक के अभिलेखों से पता चलता है, किसके? अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय की थी। दक्षिण भारत के, हालांकि कई जगह पे यह कहा गया कि वो इकलौता दक्षिण भारत को जीतने वाला था। कौन? या पहला शासक कहा जाता है। दक्षिण की तरफ आक्रमण करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था। लेकिन इससे पहले घनानंद के बारे में भी कहा गया कि जो अश्मक था गोदावरी नदी के किनारे, उसको जीतने का श्रेय किसको जाता है? घनानंद को। ठीक है ना। तो ये पहला सम्राट था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। हाँ, वडुगर का अर्थ है उत्तर भारत से आए हुए लोग। दक्षिण भारत, बंगाल और कश्मीर की विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? देखिए, मगध का विस्तार शुरुआत बिंबिसार से होती है। उसने पहला अंग जीता था, और जो सबसे अंतिम में जीता जाएगा वो कलिंग होगा अशोक के समय। और इस बीच में जितने भी मगध के शासक आए, सबने कुछ ना कुछ मगध में जीत कर जोड़ते चले गए। ठीक है ना। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा के बारे में देखा जाए तो पश्चिम में हिंदकुश पर्वतमाला से लेकर दक्षिण पूर्व में बंगाल तक। कहां पर? बंगाल तक। ठीक है ना। और पश्चिम में जूनागढ़ से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। मैसूर और उत्तर में कश्मीर। यानी एक बड़े भूभाग पर मौर्यों ने क्या किया? अधिकार कर लिया था। ठीक है ना। बीजेपी आजकल इसी मैप को दिखाती है। ठीक है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि इसके समय में यह कहा गया
कि 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा। और जब 12 वर्षों के अकाल की बात आई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में क्या किया, सिंहासन त्याग दिया। कहा बेटा अब तुम इसको संभालो और अब हम चलते हैं। बेटे को दे दिया और जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म क्या किया, स्वीकार कर लिया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या मौर्यों का कोई धर्म नहीं, कभी ब्राह्मण, कभी जैनिस्ट, कभी बौद्धिस्ट, कभी क्या मानते हैं, ऐसा नहीं है। मौर्य शासक अपने देश और अखंड भारत का निर्माण करने के लिए लगभग सभी धर्मों का प्रश्रय दिया है। तो देखते हैं आगे। बारह 12,000 समर्थकों के साथ भद्रबाहु मगध में 12 वर्षों तक काल की भविष्यवाणी की कि 12 वर्षों तक यहाँ पर अकाल पड़ेगा। और इसी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, जैन धर्म त्याग अपना लिया। कहा मोह माया से अब दूर चला जाता है अपने साथी भद्रबाहु के साथ, ठीक है ना। भद्रबाहु के साथ मगध में 12 वर्षों का अकाल की जब घोषणा होती है तो भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण भारत में चला जाता है। और दक्षिण भारत में यहाँ पर मैसूर क्षेत्र है, ये मैसूर में एक पहाड़ी है और उसका नाम है श्रवण बेलगोला की पहाड़ी। श्रवण बेलगोला की पहाड़ी। तो श्रवण बेलगोला की पहाड़ी में जाकर क्या किया, तपस्या शुरू की और संलेखना विधि द्वारा क्या किया, प्राण त्याग दिया। ठीक है ना। तो ये कहा गया कि चंद्रग्रह पर्वत पर, क्योंकि चंद्रगुप्त के नाम से ही है, 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा। संलेखना विधि क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझे। देखिए जैन धर्म में 2 भागों में विभक्त हो गया, एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना। जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये कहते थे कि अगर आप अपना जीवन का निर्वाह नहीं कर पा रहे हो तो भूख प्यास त्याग कर, छोड़कर अपने प्राण त्याग सकते हो। तो श्वेतांबरों ने इस विधि को संथारा कहा है। क्या कहा, संथारा कह के पुकारा है। जबकि दिगंबरों ने, यानी जो नग्न अवस्था में रहते थे, उन्होंने भी कहा कि अगर आप अपने जीवन से मुक्ति पाना चाहते हो या किसी दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, कोई ऐसी पीड़ा है, बीमारी है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप अपने खान पान को छोड़कर अपने प्राण त्याग सकते हो। तो दिगंबर में इसी को क्या कहा गया, संलेखना विधि। क्या कहा गया, संलेखना कहा गया। जबकि श्वेतांबर में क्या कहा गया, दिगंबर। जहां हमने जैन धर्म पढ़ाया था उसके बारे में, सब चीजों के बारे में विस्तार से बताया है। अगर वाकई में आप जानना चाहते हैं तो आप वहां जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो चंद्रगुप्त एक प्रजाहितैषी शासक था और इसके स्थान और लेख सोगौरा से पता चलता है। महास्थान और सोगौरा 2 लेख मिलते हैं जहां पे ये पता चलता है कि राहत अकाल के समय राहत सामग्रियों का वितरण किया गया है। अब देखिएगा, कुछ यूनानी इतिहासकार हैं, जैसे मेगास्थनीज ये लिखता है कि मौर्य काल में अकाल नहीं पड़ता था, जबकि अकाल के बारे में बाकायदा लिखित विवरण मिलता है। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि जब दुर्भिक्ष यानी अकाल के समय इतनी बेहतरीन व्यवस्था होती थी, लोगों को खाद्यान्न प्रदान करना, राहत सामग्री प्रदान करना, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि यह अकाल था। और वही हाल मेगास्थनीज का हुआ। मेगास्थनीज को इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि मौर्य काल में अकाल भी पड़ा था। हालांकि वो राजधानी में था और राजधानी में होने की वजह से उसे बहुत सारी जानकारी नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्रों की बात है। मेगास्थनीज आगे बताता है, क्या बताता है,
मेगास्थनीज बताता है कि उसने दूरी मापने वाले 10 स्टेडिया पर एक स्तंभ स्थापित किया, यानी जो किलोमीटर आप कह सकते हैं उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त के समय हो चुकी थी। उसके राज्यसभा में एक जटलिक नामक मंत्री रहता था। तो ये लास्ट टॉपिक है। पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त की सभा का क्या है उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त वन में रहने वाले तपस्वियों से परामर्श करता था, ठीक है ना, वो परामर्श सबसे लेता था। कौन? चंद्रगुप्त, गुप्तचर से और हर क्षेत्र में। और यही कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य एक सफलतम साम्राज्य माना जाता है। उन्हें देवताओं की पूजा के लिए नियुक्त भी किया। चंद्रगुप्त एक धर्म हितैषी शासक था। यही कारण है कि भविष्य पुराण में उसे बौद्धतर पर कहा गया है। उसने एक सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया था। कहां पर? सौराष्ट्र प्रांत में, गिरनार के जूनागढ़ में स्थित है। चंद्रगुप्त ये सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार और जूनागढ़ में स्थित था। सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था, ठीक है ना। ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था। तो दोस्तों आज की क्लास ये समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।